गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं कौटिल्य द्वारा विरचित अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम नवीं कारिका में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पुरानी वीडियोज़ में देखा कि कौटिल्य के द्वारा राजनीतिक ग्रंथ ये लिखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की नीतियों के ऊपर चर्चा करी है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये 10वीं कारिका को देखते हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया कि पर विषय कृत्य है पक्षोपग्रह। यानी जब हम इसको देख रहे हैं तो इसमें क्या कहा है, पर विषय है यानी दूसरे के पर, यानी दूसरे के विषय में, यानी दूसरे देश के विषय में करणीय एवं अकरणीय पक्ष को सम्मिलित करना। इसको विशेष रूप से हम समझते हैं कि क्या करणीय और अकरणीय पक्ष को सम्मिलित करना, इसमें कवि के द्वारा कहा, मतलब कौटिल्य के द्वारा कहा गया है कि इस स्थल पर कहा गया है कि शत्रुओं के देश में वहाँ के क्रुद्ध, लोभी, डरे हुए लोगों को राजा के खिलाफ भड़काना चाहिए। इसी प्रकार वहाँ के गुणज्ञों को शत्रु राजा के दोष दिखाकर अपनी ओर मिलाना चाहिए। इस को विशेषतः इसमें चर्चा करी गई है। अभी जो नेक्स्ट है वो है मंत्राधिकार। मंत्राधिकार यानी मंत्राधिकार का अर्थ है कि मंत्र पर अधिकार, यानी मंत्राधिकार। मंत्राधिकार का विशेष हम देखेंगे तो मंत्राधिकार में निर्देश दिया गया है कि राजा देश, काल एवं कार्य के अनुसार एक दो मंत्रियों के साथ मंत्रणा करे। यानी राजा को देश, यानी जो स्थान है, देश का तात्पर्य स्थान, काल यानी समय, एवं कार्य यानी जो कार्य करना है, तो उस कार्य के अनुसार एक दो मंत्रियों के साथ उसको मंत्रणा करनी चाहिए। और जिन विषयों पर वह स्वयं अकेला निर्णय कर सकता हो उन पर स्वयं ही निर्णय कर ले। तो मंत्री परिषद की भी राजा को राय माननी चाहिए। तो मंत्राधिकार से यहाँ पर तात्पर्य यही है कि जो राजा की मंत्री परिषद है या उसके जो एक दो मंत्री हैं, तो समय परिस्थितियों के हिसाब से उन मंत्रियों के साथ में उसको मंत्रणा करके ही अपना कार्य करना चाहिए। दूत प्रणिधि यानी दूतों का भेजना। इसका हम विशेष देखेंगे तो इस प्रकरण में कहा गया है कि निसृष्टार्थ, परिमार्थ, परिमितार्थ एवं शासनहर तीनों प्रकार के दूतों के लिए दूतों को राजा के लिए शत्रु देश में भेजना चाहिए। यानी ये जो 3 प्रकार के दूत बताए गए हैं, निसृष्टार्थ, परिमितार्थ एवं शासनहर, तो इन तीनों प्रकार के दूतों को राजा को शत्रु देश में, यानी जो राजा का शत्रु देश है उस देश में भेजना चाहिए। अपने देश में उसे शत्रु देश के दूतों पर निगरानी रखना चाहिए और अपने क्षेत्र में उसको ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु देश ने भी उसके लिए जो दूत भेजे हैं, तो उन भेजे गए दूतों के ऊपर उसको निगरानी रखनी चाहिए। इसमें तात्पर्य ये है कि ऐसा ही ना हो कि जो राजा है वो शत्रु देश के लिए तो दूत भेज दे और अपने देश में दूसरे देश से आए हुए शत्रुओं पर निगरानी ना रख सके। तो यहाँ पर दोनों कार्य करने चाहिए, यानी अपने देश में निगरानी भी रखनी चाहिए और शत्रु देश में दूत भी भेजने चाहिए। आगे जो है राजपुत्र राज राज राजत्र पुरक्षणम यानी राजपुत्रों से रक्षा। तो यहाँ निर्देश किया गया है कि राजपुत्र भी राजा के हानिकारक हो सकते हैं, अतः राजा को उन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। यानी जो सत्ता है, सत्ता का लोभ किसी के अंदर भी आ सकता है, तो राजपुत्र भी कभी कभी सत्ता के लिए हानि पहुंचा सकते हैं। तो राजा को राजत्र पुरक्षणम यानी राजपुत्रों से रक्षा राजा को करनी चाहिए, उनको नियंत्रण में रखना चाहिए। नेक्स्ट है अवरुद्ध व्रतम यानी बंदी का व्यवहार।
तो इसका विशेष बताया गया है कि इस स्थल पर बताया है कि बंदी राजकुमार को पिता के कल्याण के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। यानी अगर बंदी राजकुमार है कोई, किसी राजकुमार को अगर राजा ने बंदी बना रखा है तो उसको पिता के कल्याण के लिए या उसकी भलाई के लिए किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। अवरुद्ध है च व्रति ही, जो नेक्स्ट है अवरुद्ध है च व्रति ही। तो यहाँ पर ये स्लाइड में इसका पूरा अर्थ नहीं आ पाया है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुने। अवरुद्ध है च व्रति, यहाँ पर बंद राजकुमार के प्रति राजा के व्यवहार की चर्चा की गई है। आवश्यकता अनुसार राजा राजकुमार को संतुष्ट करे, बंदी बनाए रखे, देश निकाला दे दे अथवा मार डाले। तो यहाँ पर बंद राजकुमार के प्रति राजा का किस प्रकार का जो व्यवहार है उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करी गई है। अवरुद्ध च व्रति यानी जब हम किसी को बंदी बना लेते हैं तो उसके प्रति जो एक शासक है या जो राजा है उसका जो व्यवहार है उस व्यवहार के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करी गई है। राज प्रणिधि से तात्पर्य यहाँ पे है कि राजा का कार्य अथवा राजा का चौकन्ना रहना। जब राजा अपना जो भी कार्य करता है तो राजा किस तरह से अपने कार्य में चौकन्ना रहेगा, इसके ऊपर प्रकाश यहाँ पर डाला है। तो विशेषतः इस प्रकरण में बताया है कि सभी राजपुरुषों के कार्यकलाप पर ध्यान रखते हुए राजा को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा अपने मंत्रियों पे या अपने पुत्रों पे या किसी पे भी राजपाट छोड़कर निश्चिंत हो जाए, यानी उसको स्वयं को ही चौकन्ना अपने कार्य के प्रति रहना होता है। इसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। और अगला प्रकरण है उसमें निशांत प्रणनिधि यानी राजभवन या प्रसाद का निर्माण। इस प्रकरण में उपयुक्त स्थान पर राजभवन एवं प्रसाद के निर्माण के प्रकार का विवेचन करते हुए बताया है कि राजा को चाहिए कि वह राजभवन में जाने वाली अथवा राजभवन से आने वाली प्रत्येक वस्तु का ध्यान रखे। तो राजभवन का इस तरह का निर्माण होना चाहिए कि राजा की जो नज़र है आने वाली जाने वाली हर प्रकार की वस्तुओं पर, गतिविधियों पर होनी आवश्यक है। आत्मरक्षितम, जो नेक्स्ट है वो है एक सेकेंड, ये दूसरी स्लाइड है आत्मरक्षितम, ये आ नहीं पाई है यहाँ पर। तो जो निशांत प्रणिधि के बाद में है हम जो प्रकरण पढ़ेंगे वो रक्षिकम यानी अपनी रक्षा करना। इस अंतिम प्रकरण में राजा की अपनी रक्षा के उपाय के लिए विष मिश्रित भोजन का ज्ञान, विष देने वाले की पहचान, नौकरों के कर्तव्य आदि का विवेचन किया गया है। तो राजा को इन सारी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए कि उसको कोई व्यक्ति विष से मिश्रित भोजन ना करा दे। तो इन चीज़ों का विशेषतः उसको ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने का, अपने रहने का और अपनी सभी चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। इन सभी पर चर्चा इन प्रकरणों में करी गई है। इसके इति ही विनय अधिकरणम प्रथम अधिकरणम, यहाँ पर विनय अधिकरण का जो प्रथम अधिकरण है वो समाप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।